आज कांग्रेस के अध्यक्ष पद का नामांकन होना है, जहां दिग्विजय सिंह और शशि थरूर के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। इससे पहले कांग्रेस में सियासी भूचाल लाने वाले सीएम अशोक गहलोत ने साफ कर दिया है कि वो इस दौड़ में नहीं है। अशोक गहलोत की सोनिया गांधी से करीब 1.5 घंटे की मुलाकात हुई। मीटिंग के बाद गहलोत ने साफ कर दिया कि वो कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। बैठक के बाद गहलोत से सोनिया से माफी मांगने की बात भी कही। घटना हुई है और मेरी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो प्रस्ताव पार होता, तो मैंने तय किया है अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा। मुझे जो दुख है वो मैं जान सकता हूँ, क्योंकि पूरे देश में मैसेज चला गया जैसे मैं मुख्यमंत्री बना जाना चाहता हूँ, इसलिए सब कुछ हो रहा है। मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है, माफी मांगी है। राजस्थान में सियासी घमासान के बीच अशोक गहलोत की सीएम पद पर भी तलवार लटकी है। दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद कल कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मीडिया से कहा कि एक बार फिर ऑब्जर्वर जयपुर जाएंगे। विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी। इसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि गहलोत सीएम होंगे या नहीं। इस बीच सचिन पायलट भी सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे। वेणुगोपाल भी वहां मौजूद हैं। वहीं राजस्थान में बयानबाजी करने वाले नेताओं के लिए वेणुगोपाल ने एडवाइजरी जारी की। एडवाइजरी में पार्टी नेताओं को बयानबाजी से बचने की नसीहत दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के गुजरात दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी आज अंबाजी मंदिर जाएंगे और गांधीनगर रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। इससे पहले कल पीएम मोदी ने अहमदाबाद के मोदी स्टेडियम में 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया। पीएम मोदी के गुजरात दौरे की शुरुआत सूरत से हुई, जहां उन्होंने करीब 3 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। रोड शो के बाद उन्होंने सूरत के लोगों को संबोधित किया। सूरत के बाद पीएम मोदी भावनगर पहुंचे, जहां लोगों ने उनका शानदार स्वागत किया। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अधिवेशन में अखिलेश यादव को तीसरी बार पार्टी का अध्यक्ष चुन लिया गया। वो 2017 से पार्टी की कमान संभाल रहे हैं। राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान अखिलेश यादव ने 2024 चुनाव का एजेंडा सेट किया, साथ ही एक बड़ा सियासी संदेश देने की कोशिश भी की। उन्होंने कहा कि मैं कहना चाहता हूं कि 2024 के चुनाव की लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। हमारा कोई ऐसा सपना नहीं है कि हम उस स्थान पर पहुंचे, लेकिन समाजवादियों का ये सपना जरूर है कि जो समाज में बांटने वाली ताकतें हैं, उनको सत्ता से बाहर निकालने का काम हम लोग मिलकर करें। पाबंदी के बाद पीएफआई की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। गृह मंत्रालय ने संगठन के दिल्ली स्थित 3 दफ्तरों को जब्त करने का आदेश दिया। इनमें से 2 जामिया नगर इलाके में हैं और 1 शाहीन बाग में। साथ ही गृह मंत्रालय ने पीएफआई के फंड को फ्रीज करने की कार्रवाई भी शुरू कर दी। इस बीच शाहीन बाग के इलाकों में सुरक्षा के इंतजाम सख्त किए गए। जहांगीरपुरी में भी एहतियातन सुरक्षा बढ़ा दी गई। सुरक्षा एजेंसियां फ्लैग मार्च भी कर रही हैं। पाबंदी के बाद गृह मंत्रालय ने पीएफआई का ट्विटर अकाउंट भी बंद कर दिया है। विवादित बयान देने वाली बिहार की महिला आईएएस के मामले में आज तक की खबर का असर हुआ। लड़कियों के कार्यक्रम में आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले हरजोत कौर ने माफी मांग ली है। एक बयान जारी कर उन्होंने कहा कि मेरा इरादा किसी को अपमानित करने का नहीं था। इससे पहले राष्ट्रीय महिला आयोग ने हरजोत कौर को नोटिस भी भेजा और 7 दिनों में जवाब मांग लिया। उधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी हरजोत कौर के खिलाफ कार्रवाई के संदेश दिए हैं। हरजोत कौर ने कार्यक्रम के दौरान लड़कियों के साथ आपत्तिजनक टिप्पणी भी की थी और उन्हें पाकिस्तान जाने की सलाह तक दे डाली थी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 8 घंटों के भीतर 2 धमाके हुए। दोनों धमाके खड़ी बस में हुए। एक बस शहर के डोमेल इलाके में खड़ी थी और दूसरी बस अड्डे में। धमाके के बाद बसों के परखच्चे उड़ गए। पुलिस जांच में जुटी तो पता चला आईईडी ब्लास्ट था। पुलिस ने स्टिकी बम के इस्तेमाल का भी शक जताया। जांच के लिए एनआईए की टीम को भी बुलाया गया। धमाकों ने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी, क्योंकि 4 अक्टूबर से गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर जा रहे हैं। असम की ब्रह्मपुत्र नदी में 30 लोगों से भरी एक नाव पलट गई। इसमें सवार 7 लोग लापता हो गए। इनमें एक सीनियर अफसर समेत कई स्कूली बच्चे भी शामिल हैं। हादसा धुबरी जिले में हुआ। स्थानीय लोगों का दावा है कि नाव पर करीब 100 यात्री सवार थे और उस पर 10 मोटरसाइकिल लदी हुई थी।
डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन SDRF ने इसके लिए 10 गोताखोरों की तैनाती की है। गृह मंत्रालय ने उद्योगपति मुकेश अंबानी की सिक्योरिटी बढ़ा दी है। MHA ने उन्हें Z+ कैटेगरी की सिक्योरिटी दी। इससे पहले उन्हें Z कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली हुई थी। CRPF के करीब 58 कमांडो मुकेश अंबानी और उनके परिवार की सिक्योरिटी में 24 घंटे तैनात रहेंगे। ये कमांडो जर्मनी में बनी हेकलर एंड कोच MP5 सब मशीन गन समेत कई आधुनिक हथियारों से लैस रहते हैं। सिक्योरिटी पर आने वाले खर्च का भुगतान मुकेश अंबानी करेंगे। ये खर्च 40 से 45 लाख रुपए महीना होगा। तेलंगाना के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। महबूब नगर में 3 घंटों की मूसलाधार बारिश ने बाढ़ के हालात पैदा कर दिए। कई इलाके जलमग्न हो गए और सड़कें समंदर में तब्दील हो गई। मौसम विभाग ने तेलंगाना में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने राज्य के 6 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया। इस बीच मौसम विभाग ने पंजाब और दिल्ली से पूरी तरह मानसून की वापसी का ऐलान कर दिया। भगवान बद्रीनाथ धाम की यात्रा इस बार अपने पूरे चरम पर चल रही है। पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए बद्रीनाथ धाम में पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या 14 लाख पार हो चुकी है। कोरोना की पाबंदियां हटने के बाद भक्तों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। इस बार बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर मानसून का भी असर नहीं दिखाई दिया। ईश्वर की कृपा से इस वर्ष कोविड का प्रभाव सीमित होने के कारण बड़ी संख्या में तीर्थयात्री, श्रद्धालु, पर्यटक प्रदेश में आए और अब तक जो 4 धाम यात्रा का जो रिकॉर्ड है वो 37 लाख से अधिक तीर्थयात्री, श्रद्धालु चारों धामों की यात्रा कर चुके हैं। अकेले केदारनाथ धाम में 13 लाख से अधिक तीर्थयात्री अब तक पहुंच चुके हैं। बद्रीनाथ जी में करीब 14 लाख से अधिक यात्री पहुंच चुके हैं और केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी का टोटल मिलाकर के 26 लाख से अधिक तीर्थयात्री अब तक पहुंच चुके हैं, जो कि एक नया रिकॉर्ड है। हरियाणा के पानीपत में गौरक्षा दल पर मीट व्यापारियों से महीना वसूलने का आरोप लगा है। इन पर वसूली न देने पर व्यापारियों की गाड़ी में तोड़फोड़ और गाय का मीट रखने का आरोप है, लेकिन जांच में मीट गाय का नहीं भैंस का निकला। पुलिस ने मीट व्यापारियों और गौरक्षकों की व्हाट्सएप चैट और ऑडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक बंदर ने आतंक मचा रखा है। बंदर चलते हुए लोगों को गिरा देता है और अब तक 6 से ज्यादा लोगों को घायल कर चुका है। कुछ दिनों पहले वन विभाग की टीम ने बंदर को पकड़कर दूर छोड़ दिया था, लेकिन बंदर अचानक लौट आया, जिसकी शिकायत कॉलोनी के लोगों ने वन विभाग से लेकर CM हेल्पलाइन तक की। झारखंड के धनबाद में सरकारी अस्पताल में वेंटिलेटर नहीं मिलने से एक नवजात ने दम तोड़ दिया। बच्चे के परिजनों का आरोप है कि धनबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में खराब व्यवस्था की वजह से बच्चे की जान गई है। अस्पताल में लापरवाही की सूचना के बाद स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण कर प्रबंधन को आवश्यक निर्देश दिए। यूपी के फर्रुखाबाद में पुलिस ने वाहन चेकिंग कर 2 करोड़ रुपए के 10 किलो अफीम पकड़ी। जब्त की गई अफीम के साथ 3 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार तस्करों में एक महिला भी शामिल है। तस्कर अफीम को झारखंड से लाकर दिल्ली में सप्लाई के लिए बरेली में बेचते थे। पूछताछ के आधार पर तस्करी में शामिल लोगों की जांच हो रही है। यूपी के शाहजहांपुर में जेल में बंद कैदी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कैदी 2 साल से नाबालिग से रेप के आरोप में जेल में बंद था। मृतक के परिजनों का आरोप है कि उसकी जेल में हत्या की गई। फिलहाल जेल प्रशासन का कहना है कि कैदी की हार्ट अटैक से मौत हुई। जेल प्रशासन ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में एक ASI के साथ ट्रक वालों ने जमकर मारपीट की। सड़क मार्ग पर लगे जाम को खुलवाने के लिए ASI और 2 अन्य स्टाफ तो नशे में धुत 2 ट्रक चालकों ने उनके साथ हाथापाई शुरू कर दी। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं दूसरे ट्रक चालक की तलाश जारी है। बिहार के आरा में रेत खनन को लेकर 2 गुटों में जमकर फायरिंग हुई। फायरिंग में एक मजदूर की मौत हो गई। गोलीबारी आरा और पटना के सीमावर्ती इलाकों में अवैध रेत माफियाओं के बीच रात से हो रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई।
हरियाणा के अंबाला में घरेलू विवाद के चलते पति ने पत्नी की तेजधार हथियार से हत्या कर दी। हत्या कर आरोपी ने शव को खेतों में फेंक दिया और फरार हो गया। पति पत्नी में काफी समय से अनबन चल रही थी, जिसके चलते पति ने घटना को अंजाम दिया। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई है। यूपी के सीतापुर में पंखे में उतरे करंट की चपेट में आने से 10 साल के बच्चे और उसे बचाने आई उसकी मां की मौत हो गई। पंखे को बंद करते वक्त करंट की चपेट में आया था बेटा। मां अपने बच्चे को बचाने दौड़ी तो उसे भी करंट लग गया। पड़ोसियों ने दोनों की जान बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में अंतर्राष्ट्रीय सेक्स रैकेट का पुलिस ने भंडाफोड़ किया। पुलिस ने एस्कॉर्ट सर्विस चला रही बांग्लादेशी महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से बांग्लादेशी पासपोर्ट, भारतीय पासपोर्ट, आपत्तिजनक सामग्री समेत स्कूटी, कार और 28,000 की नकदी और 1,000 बांग्लादेशी करेंसी भी बरामद हुई है। पुलिस ने तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। एमपी के बगलामुखी मंदिर में नवरात्रि में हवन का अपना अलग ही महत्व रहा है। मां बगलामुखी के दरबार में सैकड़ों हवन प्रतिदिन हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि मंदिर पांडवकालीन है और यहां पांडवों ने कौरवों पर विजय प्राप्त करने के लिए शत्रु विजय यज्ञ किया था। तभी से यहां यज्ञ का महत्व बढ़ गया है। देश भर से आम भक्तों के अलावा बड़े बड़े नेता भी माता रानी के दरबार में यज्ञ करते हैं। मध्य प्रदेश के धार में नवरात्रि को लेकर लोगों में अच्छा खासा उत्साह देखा जा रहा है। लगातार धार्मिक आयोजन देखने को मिल रहे हैं। यहाँ श्रद्धालुओं ने प्रसिद्ध बैजनाथ महादेव मंदिर से चुनरी यात्रा निकालते हुए एक वीरा माता को 1111 फीट की चुनरी उड़ाई। वहीं हेलीकॉप्टर से चुनरी यात्रा पर पुष्प वर्षा भी की गई, जो लोगों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। चुनरी यात्रा में घोड़े और ऊंट भी सज धज कर शामिल हुए। बिहार के मुजफ्फरपुर में दुर्गा पंडाल में आकर्षण का केंद्र बना एफिल टावर। पंडाल में बने एफिल टावर के मॉडल को देखने दूर दूर से लोग आ रहे हैं। पूजा समिति के अध्यक्ष ने बताया कि पिछली बार कोलकाता में बुर्ज खलीफा बना था, जिसकी काफी चर्चा हुई थी। तो इस बार समिति के सदस्यों के बीच विचार हुआ कुछ अलग किया जाए, तो एफिल टावर बनाने का सोचा।